नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द जी के गार्जियंस में स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हिस्ट्री की अपनी पहली क्लास है और अपनी पहली क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत। ठीक है दोस्तों, क्लास को शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको इस चैनल पर जैसे अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसका हर एक टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट नोट्स के रूप में पहले अच्छे से समझाया जाएगा। पूरा टॉपिक अच्छे से कवर करने के बाद उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन आंसर उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर हम साथ में कराएंगे। ठीक है, पहले पूरा एकदम से हम नोट्स कराएंगे, पूरा टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट करवाने के बाद में लास्ट में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे सारे कराए जाएंगे। बस आपको इतना करना है कि वीडियो को एक मूवी के जैसे देखते जाना है। ठीक है, समझाने का काम मेरा रहेगा। बस मैं ज़्यादा नहीं, इतना कह सकता हूँ खाली कि यहाँ से पढ़ने के बाद आपको किसी बुक या क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, भारत का इतिहास आज का हमारा टॉपिक है, इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत। ठीक है, अच्छा इसमें हमने आपके लिए ये पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक लिए हैं। तो आप देख सकते हैं पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे आज हमारे ऐतिहासिक स्रोत में अभिलेख, अभिलेख के बाद साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों का विवरण, साहित्यिक स्रोत, प्रमुख साहित्य रचनाएं, भारत के इतिहास के आधुनिक लेखक और लास्ट में हम एक क्वेश्चन आंसर का सेट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक है अपना ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, अच्छा ऐतिहासिक स्रोत किसे कहते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐतिहासिक स्रोत क्या होता है, तो ऐतिहासिक स्रोत देखिए हमारी जो हिस्ट्री रही है ना, उस हिस्ट्री के बारे में जो भी चीजें हमको बताती हैं, जिन भी चीजों से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ठीक है, वो ही हमारे ऐतिहासिक स्रोत हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे उस टाइम के सिक्के हो गए, उस टाइम के अभिलेख हो गए, उस टाइम के जो भी हमारी आज के टाइम पे हमको जैसे खुदाई में चीजें मिली हैं, कुछ भी हो सकता है, वो सोर्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला है सिक्कों पर लेख लिखने की और तिथियां लिखने की जो परंपरा थी वो किसने शुरू की? देखिए, सिक्कों के ऊपर जो लेख लिखा जाता था और जो तिथियां लिखी जाती थी, इसकी जो परंपरा थी वो किसने शुरू की? वो शुरू की है यूनानी शासकों ने। ठीक है, यूनानी शासक ही ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने सिक्कों के ऊपर लेख लिखा और तिथियां लिखी। ठीक है, तो ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन से शासक थे जिन्होंने सिक्कों के ऊपर सबसे पहले लेख और तिथियां लिखने की परंपरा शुरू करी थी? तो हमारा आंसर रहेगा यूनानी शासकों ने। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार आया है कि हमारे जो हिस्ट्री में सर्वाधिक सिक्के किसने चलाए, या सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए, या फिर सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए। ये तीनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे हाईलाइट करके दिए हैं कि आप सीधे आपकी नजर उस पर पड़े और आप मोटा तौर पे उनको याद कर सको। ठीक है, तो सर्वाधिक अगर सिक्कों की बात की जाए तो मौर्योत्तर काल में चलाए गए थे। ठीक है, मौर्योत्तर काल से मतलब कि मौर्य काल के बाद में आने वाला जो भी काल रहे, जैसे शुंग हो गया, कणव हो गया, सातवाहन हो गया। ठीक है, अच्छा सीसे, चांदे, पोटीन, सोने और कांसे के सिक्के थे। इन्होंने जो सबसे ज्यादा सिक्के चलाए थे इन वंशों ने, वो सिक्के ये वाले थे। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए। अभी ये तो हो गया था, देखो जो मौर्योत्तर काल था उसमें तो चलाए गए थे सबसे ज्यादा सिक्के, ओनली सिक्के। अब सोने की बात आ रही है, सर्वाधिक सोने के सिक्के, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए? तो वो थे गुप्त शासक। ठीक है, गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए। अच्छा, सोने के सिक्कों में भी सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के। ठीक है भाई, एक खाली सोना होता है और एक शुद्ध सोना होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण शासकों ने। ठीक है, और कुषाण शासकों ने ही सर्वाधिक तांबे के सिक्के भी चलाए थे। ठीक है, तो ये ज्यादा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है अपना कि भाई सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है
कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किन शासकों ने चलाए, तो हम जल्दी जल्दी में गुप्त शासक कर देते हैं या फिर मौर्योत्तर काल के जैसे शुंग, कणव, सातवाहन जो भी है वो कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है हमारा। इसलिए आपके लिए यहाँ पे मैंने विशेष रूप से इसको हाईलाइट करके दिखाया है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद में हम बताते हैं, देखिए शीशे के सिक्के किसने चलाए। अब कुछ शासक ऐसे भी थे जिन्होंने शीशे के सिक्के चलाए। कोई एक वंश था तो उस वंश का नाम था सातवाहन। जी हाँ, सातवाहन। तो इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूं। देखिए शीशे के सिक्के, सातवाहन, तो इससे क्या रिलेट होता है कि शीशे के कितने सिक्के चलाए थे, 7 सिक्के। ठीक है, शीशे के 7 सिक्के चलाए गए। आप ये याद रखना, जब भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया कि भाई शीशे के सिक्के किसने चलाए, तो आपको हमेशा दिमाग में मिलाना है कि 7 सिक्के चले थे शीशे के। कितने चले थे, 7। उन 7 से हम याद कर सकते हैं सातवाहन वंश। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा अभिलेख। ठीक है, अभिलेख, अभिलेख क्या होता है। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। कुल मिला के बात शॉर्टकट में अगर मैं आपको समझाऊं तो अभिलेख वो चीज होती है जो पहले के टाइम पे जो राजा महाराजा थे ना, वो अपनी, जैसे उन्होंने उसके काल में जो भी कुछ काम किए हो, वो आगे आने वाले लोगों को कैसे पता चले। तो इसके लिए वो जैसे पत्थर हो गया या धातु जैसी कोई भी कठोर सतह की कोई भी चीज हो गई, उसके ऊपर वो अपना गुणगान करके और वो उस पर लिखवा देते थे। ठीक है, इन्हीं को अभिलेख कहते थे शॉर्टकट में, आप ये समझिए। ठीक है। अच्छा, भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाज से मिलता है। ठीक है। अच्छा, इसकी खोज की थी 1907 में हुगो विक्लर ने। ठीक है। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई भारत के संदर्भ में जो सबसे प्राचीन अभिलेख है ना, अभिलेख मतलब किसी पत्थर या कठोर धातु के ऊपर लिखा हुआ। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में सबसे प्राचीन अभिलेख वो कहाँ से मिला है, तो हमको याद रखना है बोगाज कोई। ये मध्य एशिया में पड़ता है बोगाज कोई। ठीक है। तो इसकी खोज की थी 1907 में हुगो विक्लर ने। ठीक है, आगे चलते हैं। इस अभिलेख में प्रयुक्त लिपि थी ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है, बाएं से दाएं। ठीक है, बाएं से दाएं, जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं बाएं से दाएं लिखी जाती है ब्राह्मी लिपि। अच्छा, अशोक के अधिकतम शिलालेख इसी लिपि में लिखे गए थे। हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो अशोक थे उसके मैक्सिमम जो अभिलेख थे ना, वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए थे। और खरोष्टी जो लिपि होती है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है। यूनानी और आर्मिक, यूनानी आर्मिक लिपि क्या होती है कि जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो भी अशोक के शिलालेख थे उनमें इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि देखो पूरा सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको खाली जो हाईलाइट कर रखा है ना, ठीक है, जो जो मेनली आपको हाईलाइट दिखा रखा है वो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी अगर आप 1% छोड़ के भी चलना चाहें तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस हो गए, तो आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये जो पूरा नोट्स वगैरह है ना, मैंने जो अपने खुद के नोट्स थे वो प्लस में 2 से 3 बुक और सभी को मिला जुला के फिर ये नोट्स तैयार किए हैं। ठीक है, तो आप जो जैसे एसएससी वगैरह हो गया, रेलवे हो गया या स्टेट के एग्जाम जो भी हो गए, उसके लिए खाली अगर आप ये हाईलाइट वाले पढ़ेंगे ना तो भी सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है उसके लिए भी। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, स्तंभ लेख की बात करते हैं। जो स्तंभ लेख है, बहुत सारे स्तंभ लेख मिले हैं इंडिया में। ठीक है, तो जो मेन मेन इंपोर्टेंट स्तंभ लेख हैं वो मैंने आपके लिए एक सारणी के रूप में दिखाया है। देखिए मेहरौली का जो स्तंभ लेख है, ये सभी जानते हैं कि ये अपने दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में है। ठीक है, दिल्ली कुतुब मीनार के परिसर में है। और ये किसके बारे में है, इसको जो जो मेनली इसको किसने बनवाया था, तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये मूलतः तो था विष्णुपद पहाड़ी पे, इसके बाद में इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था। अच्छा, दूसरे नंबर पे आता है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, इसकी रचना हरिसेन ने की थी। और इस अभिलेख को, ये कहाँ पे आई है अभिलेख, ये अभिलेख है प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में। ये किससे रिलेटेड है, ये समुद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने इसको बनवाया था, या ये कह दें कि समुद्रगुप्त के काल में ये इसका निर्माण हुआ था, या ये लिखा गया था ये लेख
समुद्रगुप्त के काल में लिखा गया था। ऐसे ही ऐरण अभिलेख, ये एमपी में पड़ता है और ये भानुगुप्त ने लिखवाया था। भानुगुप्त के टाइम पे था ऐरण अभिलेख। बिलसड़ अभिलेख, बिलसड़ अभिलेख एटा यूपी में है और ये कुमार गुप्त के काल में था ये। ठीक है। भीतरी अभिलेख, ठीक है। अच्छा, भीतरी अभिलेख को जैसे थोड़ा सा शॉर्टकट बताता हूँ इसका। भीतरी अभिलेख को याद करने की ट्रिक है कि जैसे ये किसने करवाया था, स्कंदगुप्त ने करवाया था। ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था, स्कंदगुप्त ने करवाया था। तो हम ये ऐसे याद रख सकते हैं कि भीतर से गंध आ रही है, भीतर से गंध आ रही है, तो इससे ये रिलेट हो जाएगा से स्कंद, स्कंद, ठीक है। वो गंध से स्कंद रिलेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम याद रख सकते हैं भीतर से गंध आ रही है। ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख की बारे में बात करें तो ये इसका राजा कौन था, कलिंग नरेश। अभी देखिए, कलिंग नरेश, नरेश का मतलब होता है एक राजा। ठीक है। तो राजा किस पे बैठता है, हाथी पे। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये अभी आपको शायद थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, उस टाइम पे आपको पक्का अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे ही मैं बोलूंगा हाथी गुम्फा अभिलेख, तो हाथी गुम्फा से आप बताओगे कि अच्छा, हाथी के ऊपर नरेश बैठा हुआ था, नरेश मतलब राजा, तो कलिंग नरेश। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है जूनागढ़ अभिलेख। ये अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको पक्का याद रखिएगा। जैसे एक तो जूनागढ़ अभिलेख हो गया, उसके बाद में एक हो गया प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, और एक हो गया अपना महरौली अभिलेख। ठीक है, ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन ये जो एक ऐहोल अभिलेख भी, ये जो चार हैं, इनसे ही ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मैंने बताया ना, आप खाली जैसे अगर इन चारों को भी याद रखेंगे तो भी ठीक है, ये वरना आपको जैसे अगर ये सारे याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बात करते हैं हम जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, ये गुजरात में पड़ता है। ये रुद्रदमन शासक, जो शक शासक था रुद्रदमन, इसके भी बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। जब इसका टॉपिक आएगा तो इसको बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे। इसने सुदर्शन झील की मरम्मत भी करवाई थी। तो ये जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में। ठीक है। अच्छा, इसको अगर कैसे याद करें हम, देखिए, जूनागढ़ से हमको क्या पता चल रहा है, जून। ठीक है, जून, तो जून में क्या पड़ती है, भयंकर गर्मी पड़ती है ना, सभी का दमन हो जाता है उस टाइम पे। गर्मी इतनी पड़ती है कि आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े सभी का दमन कर देती है। तो इससे हम याद रख सकते हैं रुद्र दमन। ठीक है, दमन कब होगा, जून में। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। ऐसे ही ऐहोल अभिलेख। ठीक है, ऐहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। रवि कीर्ति एक लेखक था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के टाइम पे। तो ऐहोल अभिलेख किससे रिलेटेड है, ये कर्नाटक में पड़ता है, और ये रिलेट करता है पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय से। अच्छा, इसको याद करने का, ऐहोल पुल। अब पुल में अगर हम होल कर दें, पुल पुल आप समझ रहे हैं ना, ब्रिज, ब्रिज से लीजिए इसको। ठीक है, तो दूसरे नंबर के पुल में, द्वितीय है ये, तो अगर दूसरे पुल में क्या हो गया है, होल हो गया है। ठीक है, बस खाली आप इतने याद रखिएगा कि पुल के सिन द्वितीय से रिलेट करता है पुल, और पुल में होल हो गया है। ठीक है। ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख एमपी में राजा भोज से संबंधित है, प्रतिहार वंश से है। और उसके बाद में नासिक जो अभिलेख है, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से रिलेटेड है, और ये सातवाहन वंश से रिलेट करता है। ठीक है, आपको जो मैंने चारों जो ट्रिक बताई है वो एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं। ये है कि होल किस में हो गया है, पुल में। ठीक है, जून में क्या हो गया है, दमन। ठीक है, उसके बाद में आता है ये जो प्रयाग प्रशस्ति है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त में है। ठीक है, देखिए प्रयाग में क्या होता है कि प्रयाग में नदियां है ना, ठीक है, नदियों का संगम वगैरह होता है प्रयाग में। तो आप नदियां ना लेके वहां पे समुद्र ले सकते हैं। ठीक है, प्रयाग में किसका संगम होता है, समुद्र का संगम होता है। ठीक है, और मेहरौली स्तंभ लेक आपको याद रख सकते हैं, ये विक्रमादित्य का है। ठीक है, आप इसको जो भी मैंने बताया है, आप इसको वापस वीडियो को थोड़ा बैक में ले जाके दोबारा से देख सकते हैं। आपको पक्का 101% अपने दिमाग में बैठ जाएगा। एक दो बार आप इसको देखेंगे तो 100% बैठ जाएगा, और यहां से आप ये मान के चलिए कि क्वेश्चन 100% आता ही आता है। ठीक है, तो हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, अभी प्राचीन स्त्रोत की बात कर रहे हैं। पहला नंबर पे आता है साहित्यिक साक्ष्य। ठीक है, जो साहित्य के रूप में हमको साक्ष्य मिले हैं उनमें आते हैं जैसे धार्मिक साहित्य। ठीक है, धार्मिक साहित्य में जैसे बौद्ध साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया वगैरह। ठीक है, और ब्राह्मण साहित्य में, ये ब्राह्मण साहित्य जो होता है ना, ये हिंदू धर्म से रिलेट करता है।
ठीक है, आप समझते हैं कि भाई देखिए, जो बौद्ध, जैन, मुस्लिम, पारसी, इनमें तो ब्राह्मण होते ही नहीं है। ठीक है, ब्राह्मण किस में होते हैं? हिंदू धर्म में। तो ब्राह्मण साहित्य बोला गया है, हिंदू धर्म के जितने भी जो ग्रंथ है ना, उनको ब्राह्मण साहित्य के रूप में बोलते हैं। जैसे वेद हो गया, उपनिषद हो गया, आरण्यक हो गया, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत, इन सभी को ब्राह्मण साहित्य बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गए साहित्यिक साक्ष्य, साहित्य के रूप में जो हमको मिले हैं। अभी देखिए, हमारा देश इतना समृद्ध था ना उस टाइम पे, और हम आशा करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में भी होगा। उस टाइम पे हमारा देश इतना समृद्ध था कि विदेशों से लोग हमारे देश को जानने के लिए आते थे। ठीक है, कोई आया है, किसी राजा के साथ में आया है, देखिए चीन से भी लोग वहाँ हमारे देश में विचरण करने के लिए आते थे, हमारे देश को जानने के लिए आते थे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं यूनानी और रोमन लेखक। ये यूनान पड़ता है अपना ग्रीस में। जो अभी का ग्रीस है ना, इसी को प्राचीन काल में यूनान बोलते थे, अभी का जो ग्रीस है। ठीक है, ग्रीस के आसपास का जो इलाका है। और यूनानी और रोमन लेखक, इनमें पहले नंबर पे आता है टेरियस, ये ईरान का था। इसने जो भी पुस्तकें लिखी हैं, उसमें भारत का वर्णन है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, हेरोडोट्स। ठीक है, हेरोडोट्स जिसको इतिहास का पिता कहते हैं, मैं इसको स्टार लगा रहा हूं क्योंकि ये बार बार पूछा गया है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि हेरोडोट्स किसका पिता कहलाता है, या फिर इतिहास का पिता किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन देगा, उनमें से एक होगा हेरोडोट्स। ठीक है, और इसने एक पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरी का पुस्तक। ठीक है, अच्छा देखिए, अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता देना चाह रहा हूँ अभी, क्योंकि आगे चल के आप पक्का कंफ्यूज होंगे। देखिए, दो पुस्तकें थी। एक तो थी हिस्टोरी का पुस्तक। ठीक है, ये जो हिस्टोरी का पुस्तक है, ये लिखी थी हेरोडोट्स ने। और जबकि एक है नेचुरल हिस्टोरी का। ठीक है, ये लिखी थी प्लेनी ने। ठीक है, एक प्लेनी नाम का जो भी व्यक्ति था, इसने लिखी थी नेचुरल हिस्टोरी का। और जो ओनली हिस्टोरी का है, वो लिखी थी हेरोडोट्स ने, जो इतिहास का पिता कहलाता है। इनमें कंफ्यूज मत होइएगा आप, इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। अच्छा, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन थे? नियारकस, आनेसिक्टिस और अरिस्टोबुलस। ठीक है, इनका नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैंने बताया ना आपको, अगर आप सब कुछ याद करते चलेंगे तो आपको एकदम से याद नहीं होगा। ठीक है, आपको जो मेन मेन है, मैं उनको स्टार मार्क कर रहा हूँ, और वो वैसे भी हाईलाइट कर रखे हैं, आपको खाली वो ही याद रखने हैं। ठीक है, एग्जाम में ये कभी नहीं पूछा गया कि भाई सिकंदर के साथ आने वाला लेखक कौन था। देखिए, वैसे एग्जामिनर का कुछ पता नहीं है, आज के टाइम पे एग्जाम को टफ बनाने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो आपके लिए एक जानकारी, एक्स्ट्रा जानकारी के लिए दे दिए हैं। ठीक है, अच्छा, ये वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता होगा, इस पे तो आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, मेगस्थनीज कौन था? एक तो वो इंडिका का लेखक था, इसने एक बुक लिखी थी इंडिया के ऊपर, उसका नाम इंडिका था। उसने उसमें भारत के बारे में सारी जानकारी दी हुई है। ये मेगस्थनीज ने लिखी थी, और ये आया कब था, ये बहुत बार पूछा जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ठीक है, जब चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को जैसे उस टाइम पे हरा दिया था, तो उस टाइम पे ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन था? मेगस्थनीज। ठीक है, उसके बाद आता है डायमेकस, बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस ने भेजा था इसको। ठीक है, और टोलमी जो ज्योग्राफी का लेखक था। ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। टोलमी कौन था? ज्योग्राफी का लेखक था। और प्लिनी के बारे में मैंने बता दिया आपको कि ये नेचुरल हिस्टोरिका का लेखक है, और ओनली हिस्टोरिका जो बुक है अपनी, वो उसका लेखक कौन है? हेरोडोट्स। ठीक है दोस्तों, इसको आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल तसल्ली से देख के अगर एक दो बार देखेंगे तो आप ये पक्का याद हो जाएंगे, क्योंकि इतने शानदार तरीके से जो नोट्स बनाए हैं ना मैंने, इससे बेटर नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, और जो मैं समझा रहा हूँ ना इसको, आप इसको आराम से एक दो बार देखेंगे तो आपके पक्का दिमाग में सेट हो जाएगा ये। और जब लास्ट में वीडियो पूरा होने के बाद में, लास्ट में जब आप क्वेश्चन आंसर सेट लगाएंगे ना, तो आपको वो एकदम से पूरा और रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, वो हो गए थे यूनानी और रोमन लेखक। अब बात करते हैं हम चीनी लेखकों के बारे में। ठीक है, कौन कौन से चीनी लेखक थे जो भारत में आए थे? ठीक है, अभी तक आपने, देखिए सही बताइए, अभी तक आपने खाली फायान और हेनसांग के बारे में सुना होगा। ठीक है, ये दो का नाम तो आपने, और ये तीनों का नाम तो सुना भी नहीं होगा, लेकिन मैंने बिल्कुल ये एक एक चीज ढूंढ ढूंढ के लिए आपके लिए नोट्स में डाली है, जिससे कि कुछ भी पॉइंट छूटे ना। ठीक है, क्योंकि आजकल बच्चों को बस एक ऐसी जगह चाहिए होती है कि जहाँ पे पूरे के पूरे नोट्स
वेल मेंटेन तरीके से दिए गए हों और उसको अच्छे से समझा के और लास्ट में उसके पूरे क्वेश्चन आंसर हो, बस ये मिल जाए तो आपकी 100% अगर आपने उसको पढ़ा है ना तो आप 100% सक्सेस हो गए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये जो अपनी हिस्ट्री की क्लास शुरू की है, हर एक टॉपिक मिलेगा आपको पॉइंट टू पॉइंट, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, पूरा टॉपिक मिलेगा और लास्ट में उसके क्वेश्चन आंसर सेट मिलेंगे। आपको बस इतना करना है कि चैनल से जुड़े रहिएगा और जितना हो सके अपना उसमें सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, अच्छा फायान की बात कर लेते हैं। फायान आया था देखिए भारत में 399 से 414 ईस्वी तक, 399 में आया था और 414 ईस्वी तक ये रहा था भारत में। ठीक है, और ये कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। इसकी बुक है फोगुओजी। ठीक है, हेनसान हेनसान हर्षवर्धन के समय में आया था। ठीक है, 629 से 645 ईस्वी में। और इसकी बुक थी सीयू की। इस बुक को आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत बार पूछी जाती है। ये पूछा जाता है कि सीयू की किसकी पुस्तक थी, या फिर सीयू की जो हेनसान ने लिखी थी वो किसके शासनकाल में भारत में आया था। ठीक है, या फिर ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जो यात्रियों का जो राजकुमार है वो किसे कहा जाता है। ठीक है, तो हर एक का आंसर यही होगा, हर्षवर्धन के टाइम पे आया था हेनसान। ठीक है, एक था सुंग युन। ठीक है, इसके बारे में, इन तीनों के बारे में आपको खाली इतना है याद रखिएगा कि ये भारत में आए थे। ठीक है, बाई चांस अगर किसी एग्जाम में गलती से एग्जामिनर ने जानबूझ के घुमाने के लिए डाल दिया तो आपके थोड़ा दिमाग में रहेगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये एक आया था चाउ जुकुआ। ठीक है, ये चीनी अरबी व्यापार का वर्णन किया है इसने। और एक इत्सिंग। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं, ये तीसरे नंबर पे रख सकते हैं। पहले नंबर पे जैसे हेनसान हो गया, फायान हो गया, और एक इसको भी ले सकते हैं, थोड़ा याद कर सकते हैं इसको भी, इत्सिंग। ये 672 से 695 ईस्वी में आया था और बौद्ध साहित्यों की 400 प्रतियां अपने साथ में ले गया था, 400 प्रतियां। ठीक है, नालंदा विक्रमशिला का वर्णन किया है इसने। ठीक है, आगे चलते हैं अरबी लेखकों के बारे में। अरबी लेखक, इनमें पहला आता है सुलेमान। इसकी बुक थी सिलसिला उत तवारिब। ठीक है, इसमें पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट राज्यों का वर्णन है। दूसरा था अल मसूदी। इसने, इसकी रचना थी माहियाल जहान। ये तीसरा और चौथा, ये आपको पक्का याद करने हैं। पहले दूसरे अगर आप ना भी करो तो चल जाएगा, लेकिन ये जो अल बरूनी है और जो इबन बतूता है ना, ये आप 100% याद करने हैं। इनकी इनकी बुक भी, और ये किसके टाइम पे आए थे ये पक्का याद करने हैं। जैसे अल बरूनी है, इसकी बुक है तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद। किताबुल हिंद के नाम से ज्यादा पूछी जाती है ये, तो ये पूछ लेगा एग्जामिनर की भाई किताबुल हिंद किसने लिखी है। ठीक है, तो अल बरूनी इसका सही आंसर होगा। और फिर यह पूछ लेगा ये महमूद गजनवी के साथ में आने वाला प्रमुख लेखक कौन था। ठीक है, तो अल बरूनी था वो। ठीक है, और ऐसे ही इब्न बतूता, ये जो मोरक्को निवासी था। ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था ये। और इसने जैसे इसको लास्ट में उस टाइम पे इसको चीन भेज दिया था अपना राजदूत बना के। वो बाद की बात है, हम इसके टॉपिक में आएगा तब करेंगे। अभी आप इतना याद रखिए कि इब्न बतूता था और वो मोरक्को निवासी था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। ठीक है दोस्तों, अभी अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए गए हैं कि रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ना, वो संस्कृत भाषा में जारी पहला अभिलेख माना जाता है। ठीक है, जो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है ना, आपको पता याद याद तो हो गया होगा ना कि दमन दमन हो रहा है। दमन का किस टाइम पे होता है? जून में होता है। ठीक है, तो जून में रुद्रदमन। ठीक है, तो ये संस्कृत भाषा में जारी पहला अभिलेख माना जाता है। ठीक है, भानुगुप्त का जो ऐरण अभिलेख था। ठीक है, भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा का लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो सती प्रथा का, ये थोड़ा आप इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, ये एग्जामिनर पूछेगा कि भाई सती प्रथा का जो लिखित साक्ष्य है, पहली बार सती प्रथा का लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपको बताना है भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, ऐरण अभिलेख भानुगुप्त का, ऐरण अभिलेख यहाँ से क्या प्राप्त होता है? सती प्रथा का लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है पहली बार, कि भाई सती प्रथा के बारे में पहली बार लिखी हुई जानकारी हमको कहाँ से मिली थी? भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भाई भानु नाम का बंदा था कोई भी। ठीक है, तो उसकी पत्नी सती हो गई थी। ठीक है, ऐसे भी मतलब अपने हिसाब से थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा उस टाइम पे याद करने के लिए।
चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। ठीक है। तुमुन अभिलेख में कुमार गुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं, भारत के इतिहास के आधुनिक लेखक। ठीक है। ये इसको आप थोड़ा याद कर सकते हैं, ये जो बीच वाला है ना, इसको आप थोड़ा याद कर सकते हैं, और इन दोनों का थोड़ा अगर नहीं भी करेंगे ना तो चलेगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। ठीक है। सर विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का इंग्लिश में अनुवाद किया था। भगवत गीता का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? भगवत गीता का तो 1785 में विल्किंस ने किया था। 1785 में, ये एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि भाई 1785 में विल्किंस ने भगवत गीता का, नहीं, ये पूछा गया था कि भगवत गीता का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था, तो ऑप्शन में आपको बताना था विल्किंस ने। ठीक है। प्राचीन इतिहास हेतु डी कोशाम्बी की बुक, प्राचीन इतिहास हेतु डी कोशाम्बी की बुक कौन सी है? एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आपको खाली ये बुक का नाम दे सकता है, और बुक के नाम के बाद में पूछेगा कि इसका ऑथर कौन है, ये किसने लिखी है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है। ये बुक लिखी है डी कोशाम्बी ने। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, साहित्यिक स्रोत। देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, ये 2 बार लिखा गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में क्या बताया गया है? जो कौटिल्य मतलब जो चाणक्य था, उसका दूसरा नाम कौटिल्य था। तो कौटिल्य ने अपने जो अर्थशास्त्र उनकी पुस्तक थी, उसमें क्या बताया गया? मौर्य शासन की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है, राजनीति के बारे में, और प्रशासन की जानकारी दी है। ठीक है। अर्थव्यवस्था, राजनीति और प्रशासन की जानकारी मिलती है। मेनली इसमें राजनीति से संबंधित आप मान सकते हैं। जो कौटिल्य ने जो बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, वो देखिए नाम से पता चल रहा है कि अर्थशास्त्र, इसमें कुछ अर्थव्यवस्था वगैरह से रिलेटेड कुछ बताया होगा, लेकिन ये गलत बात है। इसने बुक का नाम कुछ और रखना चाहिए था हमारे हिसाब से, कि ये कंफ्यूज करने वाली बात है। अर्थशास्त्र में आपने, इसमें मोस्टली राजनीति मिलती है इसमें। ठीक है। तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, उसमें मोस्टली कौन सी किसके बारे में पता चलता है? राजनीति के बारे में पता चलता है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं पुराण। पुराणों को रचयिता कौन था? लोमहर्ष। ये आपसे पूछ सकता है, पुराणों का रचयिता आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बताइए, चलो पुराणों की रचना किसने की? तो आपको बताना है लोमहर्ष ने पुराणों की रचना की। गुप्त शासन तक के राजवंशी इतिहास की जानकारी मिलती है इसमें। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे ये जितनी भी रचनाएं दे रखी है ना, अगर आप सारी याद करेंगे तो ही ठीक है। अगर फिर भी आपको सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। एक तो अष्टाध्यायी को याद करना है आपको। ठीक है। एक अर्थशास्त्र को तो आप थोड़ा याद कर ही लीजिए, ये बार बार पूछा गया है एग्जाम में। एक मालविकाग्निमित्र भी ठीक है, मत्स्यकटिकम, राजतरंगिणी, और एक हर्षचरित। ठीक है। ये जो 6 को हमने स्टार मार्क किया है, ये आपको थोड़ा पक्का याद करना पड़ेगा। अगर बाकी को नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा। ठीक है। इसके बाद एक बार देख लेते हैं इनको। जैसे अष्टाध्यायी है, इसके लेखक हैं पाणिनि। ठीक है। ये व्याकरण ग्रंथ है। ये समझ लीजिए अपना जो संस्कृत भाषा का ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा जो कोई ग्रंथ है अगर व्याकरण का, तो यही है पाणिनि का अष्टाध्यायी। ठीक है। कथा सरित सागर, ये सोमदेव इसके राइटर हैं, और मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है। महाभाष्य किसने लिखा है? पतंजलि ने, और पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है। व्रत कथा मंजरी क्षेमेंद्र ने लिखा है, और मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र, ये अभी हमने बात की थी, अर्थशास्त्र ये कौटिल्य ने लिखा है, और मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है। नीतिसार नीतिसार लिखा है कामडंक ने, ये गुप्तकालीन राजतंत्र के बारे में जानकारी मिलती है। मालविकाग्निमित्र ये कालिदास ने लिखा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लीजिए। कालिदास ने जितने भी लिखे थे सारे किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए, उनमें से एक है मालविकाग्निमित्र, और ये शुंग वंश के बारे में जानकारी बताता है। ठीक है। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा है, गुप्तकालीन समाज के विषय में जानकारी है। राजतरंगिणी कल्हण ने लिखा है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। राजतरंगिणी ये पूछ लेगा कि भाई राजतरंगिणी का लेखक कौन है, तो आपको बताना है कल्हण। ये कश्मीर के राजवंशों की जानकारी मिलती है इसमें। और लास्ट में हर्षचरित, ये भी आप इंपॉर्टेंट, इसको तो डबल स्टार कर लीजिए, ये बार बार पूछा गया एग्जाम में।
हर्षचरित किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। ये हर्ष की उपलब्धियों के लिए। ये बाणभट्ट एक्चुअली में ये हर्षचरित का आप ये समझ लीजिए कि उसका लेखक था या उसका मंत्री टाइप से था, ठीक है, उसी के दरबार में रहता था। तो उसने अपने राजा के बारे में इसमें थोड़ा चढ़ा बड़ा चढ़ा के लिखा गया है। और आप ये समझ लीजिए कि भाई हर्षचरित के बारे में जो किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था। आप खाली इतना याद कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, अभी हमारा जो थ्योरी का पोर्शन था ना, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया है कि भाई कहाँ कहाँ से कौन कौन से सोर्स मिले हैं हमें इतिहास के, ठीक है। अभी जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है अभी तक उसको जब क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कर लेंगे, तो आपका ये जो टॉपिक है ना पूरा एकदम से तैयार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते चलेंगे, हर एक टॉपिक करेंगे पहले और फिर लास्ट में उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्रोतों से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? ठीक है, तो किन किन से हमको भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? आप ये देखिएगा। ऑप्शन है, ए है साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से, बी है ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथों से, सी है विदेशी यात्रियों के विवरण से, या डी सभी से। तो अभी आपने देखा कि हमको सभी से कुछ ना कुछ जानकारी मिल रही है। साहित्यिक साक्ष्य भी देख लिए हमने, ऐतिहासिक ग्रंथ भी देख लिए और विदेशी यात्री भी देख लिए। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। पहले का ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी से हमको जानकारी मिलती है, ठीक है। ऑप्शन दो आता है, यहाँ पे दो सूची दी गई है। सूची वन में अभिलेख है और सूची टू में शासक है। तो आपको ये मिलाना है कि कौन सा अभिलेख किस शासक से रिलेट करता है, ठीक है। तो देखिए, मैंने जो आपको समझाया था उसके हिसाब से देखिए, दमन, दमन कब होगा? जून में होगा, ठीक है। तो जून, ये जूनागढ़ अभिलेख, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। उसके बाद में देखिए समुद्रगुप्त, समुद्र, समुद्र कहाँ पे? समुद्र का संगम कहाँ पे? प्रयाग में, ठीक है। तो प्रयाग में कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए होल, होल किस में होता? पुल में, पुल में होल हुआ था, ठीक है। तो ऐसे रिलेट कर दिया ये। और खारवेल जो लास्ट में बच गया, इसको हाथी गुम्फा अभिलेख पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया है, ठीक है। बी, ए, डी, सी, इसके हिसाब से ऑप्शन ए ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीयू की नामक यात्रा का विवरण निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा था सीयू की, मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सीयू की किसने लिखा है या फिर किसकी ये पुस्तक है? तो इसका सही सही आंसर होगा हेनसांग, ठीक है। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया था? अशोक के शिलालेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया था? अब ये बताइए। इसका सही आंसर आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, ठीक है, हमने पढ़ा था ये। सिक्कों पर लेख और तिथियां लिखने की परंपरा किसने शुरू की? ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है हमने जो क्लास शुरू की थी सबसे पहले यही क्वेश्चन किया था हमने कि भाई लिखो, सिक्कों के ऊपर लेख और तिथियां लिखी, तो किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? यूनानी शासकों ने लिखी, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सर्वाधिक सिक्के किस काल में चलाए गए? ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, ये तीनों जो क्वेश्चन है ना आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इन तीनों को क्वेश्चन दे दिया तो आपका एग्जाम में पक्का, आप ये मान के चलिए कि आप पक्का 100% बिल्कुल मतलब कंफ्यूज होंगे ही नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बताइए पहले। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में सर्वाधिक सिक्के किसके काल में चलाए गए थे? तो सबसे ज्यादा सिक्के तो चले थे देखिए मौर्य काल में, मौर्योत्तर काल में, सॉरी, मौर्योत्तर काल में हमने पढ़ा था। उसके बाद आता है कि भारत में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किन शासकों ने चलवाए थे? भारत में देखिए गुप्त शासकों ने चलवाए, जो देखिए सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए थे गुप्त शासकों ने, ठीक है। लेकिन जब शुद्ध की बात आती है ना, जो गुप्त शासकों ने चलवाए थे वो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलवाए थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने 100% शुद्ध नहीं चलवाए थे। जो सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे ना, वो चलाए थे अपने कुषाण शासकों ने, ठीक है। तो इन तीनों में अपने को डाउट में नहीं रहना है कि भाई भारत में जो सबसे ज्यादा सिक्के थे वो मौर्योत्तर काल में। जब सोने के सिक्के की बात आ जाएगी तो गुप्त शासकों ने, और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के की बात आ जाएगी तो कुषाण शासकों ने, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसने चलवाए थे? ठीक है, तो हमने पढ़ा था तांबे के सिक्के भी कुषाण शासकों ने चलवाए हैं, और सर्वाधिक जो सोने के शुद्ध
सिक्के हैं वो भी कुषाण शासकों ने चलवाए थे। ठीक है। शीशे के सिक्के, देखिए हमने पढ़ा था कि शीशे के कितने सिक्के, 7 सिक्के, शीशे के 7 सिक्के, तो 7 से 7 वाहन, तो 10वें का आंसर सही हो जाएगा बी। ठीक है, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं कि शीशे के 7 सिक्के थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कहां से मिला है? तो ये हमने शुरू में पढ़ा था कि मध्य एशिया के बोगाज कोई से मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख निम्न में से कौन से अभिलेखों में प्राप्त होता है? ठीक है, अशोक के नाम का, तो हमको गुर्जरा, नेतुर और मास्की सभी अभिलेखों में अशोक के नाम का अभिलेख में नाम इसका प्राप्त होता है। ठीक है, और जब हम अशोक जो टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे तो और इसको अच्छे से क्लियर करके पढ़ेंगे। आप याद रखिए कि मास्की, नेतुर और गुर्जरा जो भी अभिलेख थे सभी में अशोक का नाम आया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है इसमें। ठीक है, तो आप ये देखिए महाभाष्य है, महाभाष्य किससे रिलेट करता है? पतंजलि से। महाभाष्य किसने लिखा था? पतंजलि ने। ठीक है, उसके बाद में मालविकाग्निमित्र, हमको पता है कालिदास ने लिखा था ये। ठीक है, उसके बाद में मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम लिखा था शूद्रक ने। ठीक है, मृच्छकटिकम लिखा था शूद्रक ने, और नीति शास्त्र वो लास्ट में बच गया कामंदक। ठीक है, तो ऐसे इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन सी। आप जो सूची मैंने बना के दी थी आपको, उसको आप एक दो बार अपने हाथ से लिखेंगे, रिवाइज करेंगे ना, तो ठीक अपने हिसाब से याद हो जाएगा वो। ठीक है, आपको बस खाली ये करना है कि वीडियो को एक दो बार थोड़ा बार बार देखना है। ठीक है, और उसका अगर आप फोटो के रूप में स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे तो और अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? ठीक है, देखिए सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? सबसे प्राचीन अभिलेख थे अशोक के। ठीक है, उसके बाद ही जितने भी शासक थे उनके अभिलेख हमको मिले हैं, सबसे प्राचीन अभिलेख मिले हैं अशोक के। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के माध्यम से प्राचीन समय में लाल सागर, फारस की खाड़ी तथा हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृतांत प्रस्तुत किया गया है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इसको इतना याद रखिए कि ये पेरिप्लस, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये एक पुस्तक है। ठीक है, इसको एक यूनानी व्यक्ति था उसने लिखा था, और ये किसके बारे में है? ये जो प्राचीन समय में लाल सागर और फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में जो भारत और रोमन रोमन साम्राज्य के बीच में जो व्यापार होता था ना, उसके बारे में है ये, और ये बुक इसी से रिलेट करती है। ठीक है, तो आपको थोड़ा याद रखना है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किससे संबंधित है? ठीक है, तो व्यापार से संबंधित है भारत और रोमन के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आता है, मेहरौली स्तंभ लेख किसने लिखवाया था, किसने बनवाया था? ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है आराम से। इसका ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, या विक्रमादित्य आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख किसने बनवाया? प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि जो हमने पढ़ा था प्रयाग प्रशस्ति किसका था? प्रयाग में कौन थे? प्रयाग में किसका मिलन होता है? हमने उस टाइम पे ट्रिक बनाई थी कि भाई प्रयाग में किसी का मिलन होता है। तो प्रयाग में वैसे तो नदियों का मिलन होता है, लेकिन उस टाइम पे हमने कहा था कि समुद्र का मिलन होता है, तो समुद्र, समुद्रगुप्त। ऑप्शन सी सही होगा इसके लिए। ठीक है, एरण अभिलेख। ठीक है, एरण अभिलेख किसने बनवाया? ठीक है, तो इसका आएगा भानुगुप्त। ठीक है, और ये एरण अभिलेख में ही हमको सती प्रथा का वो पहला लिखित साक्ष्य मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। बिलसड़ अभिलेख। ठीक है, बिलसड़ अभिलेख, बिलसड़ अभिलेख किससे संबंधित है? कुमारगुप्त से। ठीक है, आगे चलते हैं। भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख, देखिए हमने हमने उस टाइम पे पढ़ा था कि भीतर से क्या आ रही है? भीतर से गंध आ रही है। ठीक है, भीतर से क्या आ रही है? गंध आ रही है, तो गंध, गंध से क्या रिलेट किया था हमने? स्कंदगुप्त। ठीक है, तो भीतर से गंध, तो स्कंदगुप्त। ठीक है, अच्छा हाथी गुम्फा, हाथी से हमने क्या किया था? हाथी के ऊपर कौन बैठा है? राजा। हाथी के ऊपर बैठा है राजा, और राजा किसको कहते हैं? राजा कहते हैं नरेश को। ठीक है, नरेश को ही राजा कहा जाता है। तो कलिंग नरेश खारवेल, हाथी गुम्फा अभिलेख किसने बनवाया था? कलिंग नरेश खारवेल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसके लिए। अच्छा जूनागढ़ अभिलेख, जून, जून में क्या पड़ती है बताइए? जून में क्या पड़ती है? गर्मी, और गर्मी सबका दमन कर देती है।
गर्मी सबका दमन कर देती है, ठीक है। तो दमन से क्या हो गया, रुद्र दमन, ठीक है। ऐसे याद याद कर सकते हैं आप। आगे चलते हैं। देखिए, ए होल अभिलेख, होल, तो होल किस में हो गया था, कुल में। होल किस में हो गया था, कुल में। तो यहाँ पे क्या है, पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसके लिए। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख किसने बनवाया था, इसका था गौतमी बलश्री, ठीक है। इतिहास का पिता, हमने पढ़ा था, हमने इसको स्टार मार्क भी लगाया था कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो हमको अच्छे से याद है, इतिहास का पिता हेरोडोट्स को कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक, देखिए, हिस्टोरिका के लेखक थे हेरोडोट्स, लेकिन नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक, आप ये बताइए, देखिए नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन थे। हमने उस टाइम पे याद किया था, नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक थे प्लिनी, ठीक है, प्लिनी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसके लिए। आगे चलते हैं। फायान भारत कब आया, ठीक है। तो हमने याद किया था अच्छे से, फायान एक चीनी लेखक था जो भारत में आया था, भारत का भ्रमण करने के लिए, भारत के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए आया था। तो 399 ईस्वी में आया था, ठीक है। इसी तरह से हेनसांग कब आया था, हेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, ठीक है। तो हेनसांग आया था 629 ईस्वी में, ठीक है। आगे चलते हैं। किताब उल हिंद किसने लिखी, क्वेश्चन नंबर 29 है। किताब उल हिंद किसने लिखी। तो हमने उस टाइम पे पढ़ा था कि किताब उल हिंद किसने लिखी है, अल बरूनी, जो कि अरबी लेखक था। अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखी है, ठीक है। संस्कृत भाषा में जारी पहला अभिलेख किसे माना जाता है, ये हमने पढ़ा था। संस्कृत भाषा में जारी पहला अभिलेख किसे माना जाता है, हाथी गुम्फा अभिलेख को माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सती प्रथा का लिखित पहला साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है, ये इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। देखिए, भारत के जो इतिहास के सोर्स से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो वो आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है, इतनी गारंटी है। आपने जो भी अभी तक पढ़ा है, जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना, इसी से रिलेट पूछे जाएंगे, और अलग से क्वेश्चन पैदा नहीं होगा। इस नोट से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप ये मान के चलिए, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा, एरन अभिलेख, ठीक है। हमने किया था अभी नोट्स में, एरन अभिलेख में सती प्रथा का लिखित पहला साक्ष्य मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो ये बताइए। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बी सी या डी, ठीक है। तो इसका होगा सर विलियम जोन्स, ठीक है, सर विलियम जोन्स, हम कर चुके हैं इसको। कौटिल्य के अर्थशास्त्र नामक किताब में किस चीज की जानकारी मिलती है, देखिए, हमने उस टाइम पे पढ़ते टाइम किया था नोट्स में कि जो अर्थशास्त्र किताब है कौटिल्य की, इस अर्थशास्त्र में किस चीज की जानकारी मिलती है, ऐसी क्या चीज है जिस चीज की इसमें जानकारी मिलती है, मोस्टली किसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो हमको पता है उस टाइम पे हमने किया था कि राजनीति के बारे में बात की गई है इस किताब में ज्यादा। तो राजनीति आंसर इसका ए सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, अष्टाध्यायी किसकी रचना है, देखिए, अष्टाध्यायी ये एक व्याकरण की किताब है, और ये पाणिनि, जो लेखक थे पाणिनि, इन्होंने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मालविका का अग्निमित्र हम कर चुके हैं, ये कालिदास की एक पुस्तक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और हर्षचरित हमने की थी, हर्षचरित जो हर्षवर्धन था, उसका एक लेखक था बाणभट्ट, तो उसने अपने राजा के बारे में किताब लिखी थी जिसका नाम हर्षचरित था। और ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आज का अपना दी एंड होता है, ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी आपने अभी तक क्लास ली होगी, ठीक है, इसमें अगर आपका पूरा ध्यान रहा होगा ना, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर इस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप उसको 100% सही कर पाओगे, ठीक है। देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी पॉइंट हैं, मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपसे खाली कुछ नहीं चाहता, बस खाली आप इतना कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल से जुड़े रहिए, देखिए, आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं इसी टाइप के और भी वीडियो लाता रहूंगा आगे आगे, ठीक है। ये जो नोट्स आपने देखे थे ना अभी, ये नोट्स आप ये मान के चलिए कि मैंने खुद के नोट्स प्लस में एक दो किताब और सभी को मिला जुला के फिर ये एक वेल मेंटेन तैयार किए हैं इसके लिए, इसको आपके लिए, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं कि भाई जो जो नॉर्मल नॉर्मल टॉपिक होते हैं वो खाली पढ़ाऊंगा, पूरी हिस्ट्री में 4-5 टॉपिक पढ़ाऊंगा या 8-10 टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
मैं एक पॉइंट से चल के पूरा फिर अगला पॉइंट उसका पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। बस खाली आपको कंटिन्यू चैनल से जुड़े रहना है और अपना सपोर्ट दिखाना है बस। ठीक है, मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता, बस खाली वीडियो देखिए। ठीक है, अपना आप पढ़िए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपना एग्जाम में सफलता प्राप्त कीजिए। बस मेरी ये आपसे मैं ऊपर वाले से यही दुआ कर सकता हूँ कि भाई आप अपनी जो भी तैयारी कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिले। ठीक है, और ये लास्ट में हम जो हमारी अगली नेक्स्ट क्लास होगी वो मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारे प्रस्तर युग आदिम मानव के बारे में होगी। ठीक है, जो पाषाण काल हो गया, प्रागैतिहासिक कालीन हो गया, इसमें आपको अपने 3-4 टॉपिक मिलेंगे। इसमें पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है और अपना ताम्र पाषाण युग है। ठीक है, इसको अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम इसका पूरा अच्छे से नोट्स नोट्स कर तैयार करेंगे। पहले नोट्स से इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और लास्ट में क्वेश्चन आंसर के सेट लगाएंगे। ठीक है, तब के लिए आपसे विदा चाहते हैं। ठीक है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज और हमको ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और भगवान आपका भला करे। थैंक यू।